हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज अपन रिलेशन एंड फंक्शन उस चैप्टर का रिवीजन करते हैं। उसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, वैसे एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो फर्स्ट टॉपिक अपना क्या है? रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव એટલે કે स्ववाचक, सम्मित અને परंपरित। बट यहाँ पे पहले मैं इम्पोर्टेंट ले रहा हूँ वन वन एंड ऑन टू। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा, तो मैंने वन वन और ऑन टू जो फंक्शन चेक करने की जो मेथड है, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया है। वो दो पार्ट मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि आपको भी क्या करना है। देखो, एफ इज एन टू एन, ये आपका डोमेन होता है। डोमेन ने गुजराती में कहवाय प्रदेश। ये आपका को डोमेन, જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય સહ પ્રદેશ। इन दोनों का बहुत मतलब है। अगर आप ऐसे ही लिखने के लिए लिख रहे हो तो ये ऐसा नहीं है। एफ ऑफ एक्स है, उसमें जो एक्स होगा वो डोमेन से ही आएगा। यानी कि अगर एक्स आपको लेना है तो एन में से ही लोगे, और एफ ऑफ एक्स का जो फाइनल आंसर आएगा वो को डोमेन के अंदर ही होना चाहिए, तभी तो वो फंक्शन होता है। अदरवाइज तो वो फंक्शन होता ही नहीं है। दूसरी बात, मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, जो एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा उसको मैं इनपुट बोलूंगा, इनपुट। और एफ ऑफ एक्स का जो आंसर आएगा उसको मैं आउटपुट बोलूंगा। जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स की भाषा में ये लोग बोलते हैं प्री इमेज यानी कि एक्स, और इमेज यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, जनरली अपन यहाँ पे इनपुट और आउटपुट बोलेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपका डोमेन નેચરલ નંબર है, ઇન્ટીજર है, પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો ગણ છે, પૂર્ણાંક સંખ્યાનો ગણ છે, होल नंबर पूर्ण संख्याનો गण છે, ऐसे कोई अगर सेट दिए हैं जिसमें ओनली एंड ओनली इंटीजर ही इंक्लूड होते हैं, मान लो ऐसा भी आप ले सकते हो, एन की जगह दे दिया 1 2 3 4। तो देखो इसमें पर्टिकुलर वैल्यू है कि 1 2 3 4। ऐसा नहीं है कि 1 और 4 के बीच में बहुत सारी जो फ्रैक्शन वैल्यू है, रेशनल इरेशनल बहुत सारी वैल्यू, वो सारी ऐसा नहीं है इसमें। अगर पर्टिकुलर वैल्यू डोमेन में देते हैं तो यहाँ पे एन में पर्टिकुलर वैल्यू भले ही वो फिर इन्फाइनाइट तक चली जाए, लेकिन पर्टिकुलर वैल्यू तो है 1 2 3 4 अप टू इन्फाइनाइट। यहाँ पे एन यूनियन जीरो, तो एन 1 2 3 अप टू इन्फाइनाइट, और जीरो यानी कि जीरो से लेके इन्फाइनाइट तक। एन क्रॉस एन, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ऐसे डोमेन आपको देते हैं तो आप बेटा वन वन ऑन ऑन टू मैं जैसे सिखा रहा हूँ वैसे करो, और उसको मैं बोलता हूँ टेबल मेथड। टेबल मेथड का मतलब क्या है? आपको एक टेबल बनाना है बेटा मस्त। देखो उसमें एक्स लिख दो और एफ ऑफ एक्स लिख दो। ठीक, चलो एक्स कहाँ से लेना है? एन में से। तो अलग अलग लेते जाओ। एन में फर्स्ट वैल्यू होगी 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ऐसे अपन लेते जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5, 5 तक मैं ले रहा हूँ। ये एक्स की वैल्यू 1 आप यहाँ पे रखोगे तो 1 + 3 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 36, यहाँ पे आ जाएगा 49, यहाँ पे आ जाएगा 64, ऐसे। तो सबसे पहले बात करते हैं वन वन एंड मैनी वन की। तो ध्यान से देखना, मैं एक सिंगल लाइन बोल रहा हूँ। इसको मैंने क्या नाम दिया था? आउटपुट। इसको क्या नाम दिया था? इनपुट। क्या इसमें आउटपुट रिपीट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। देखो 16 के बाद 25, आगे जाके कहीं भी 16 आने का कोई चांस नहीं लग रहा है, 25 भी नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप जा रहे हो वैल्यू इंक्रीज होती रही है, तो कोई चांस नहीं है। अगर आपका बेटा आउटपुट रिपीट नहीं हो रहा है तो वो फंक्शन आपका वन वन है, यानी कि ये फंक्शन आपका वन वन हो गया, मैनी वन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, पहले वन वन की बात कर लेते हैं। इसमें देखो एन यूनियन जीरो है, यानी कि एक्स आप जीरो भी ले सकते हो और एन में से 1 2 3 4 5 ले लो। तो चलो मैंने टेबल बना लिया एक्स और एफ ऑफ एक्स। लेट अस सपोज जीरो से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5 6। जितनी यहाँ पे वैल्यू ज्यादा लोगे उतना ही आपका आंसर सही आएगा।
अब 2-3 वैल्यू लेके छोड़ दोगे तो फिर आंसर में गड़बड़ हो सकती है आपसे। तो पहले 0 डालो। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, ये जो है अपना वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक विधेय है। मान लो बॉक्स में ऐसा होता है 2.3, तो आप इसका आंसर क्या लिखते हो, 2। ठीक है। अब मैं तो इसको कैसे करता हूँ कि 2.3 नंबर लाइन पे कहाँ पे आया, तो 2 और 3 के बीच में है। ठीक है। वहां से लेफ्ट साइड चलो, सबसे पहला इंटीजर कौन आया, 2, तो वो उसका आंसर है। तो सबसे पहले मैं 0 इनपुट देता हूँ, तो यहाँ पे 0, 0/3 0, 0 का बॉक्स 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर 0 होगा। 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1, 1/3 यानी कि 0.33 होगा। 0.33 का जो ये बॉक्स है वो भी 0 ही होगा, तो आंसर आएगा 1। फिर ऐसे ही 2 पे बेटा 2 आएगा। 3 पे चेक करो, 3 - 3, 3/3 1 होगा। 1 का बॉक्स 1 ही होता है, इंटीजर का तो बॉक्स इंटीजर ही होता है, तो 3 - 3 आंसर हो जाएगा 0। फिर आप 4 रखोगे, तो यहाँ पे 4 - 3, 4/3 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग, तो 1.3 का बॉक्स होगा 1, 4 - 3 1। तो अगेन यहाँ पे 1 आएगा, फिर अगेन यहाँ पे 2 आएगा, अगेन यहाँ पे वापस 0 आएगा। ठीक है। तो अभी आप देखो, आउटपुट तो मेरे बहुत रिपीट हो रहे हैं। देखो 0 रिपीट हो रहा है, 1 भी रिपीट हो रहा है, 2 भी रिपीट हो रहा है। तो ये जो फंक्शन है वो बेटा 1 1 नहीं होगा, ये जो फंक्शन है वो आपका मैनी वन होगा। ठीक। चलो आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे एक पैर दिए m, इसका मतलब ये हुआ इसमें भी पैर ही होती है, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको पैर ही मिलती है, आपको पता है। इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो m और n दोनों नेचुरल नंबर में से ही लेने हैं, लेकिन हाँ n×n की पैर तो बनानी आनी चाहिए ना। देखो n में भी 1 2 3 है, दूसरे n में भी वही है 1 2 3। तो पैर आप कैसे बनाते हो क्रॉस प्रोडक्ट में, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ। तो ऐसे पैर लेते जाओ और यहाँ पे mn की जगह रखते जाओ। mn मेरा इनपुट है और आउटपुट मेरा m+n है। तो पहली पैर ली मैंने 1 1 1 2 1 3, फिर 2 की लो, तो 2 1 2 2 2 3, बस इतने तो इनफ है। अब 1 1 आपने रखा तो m की जगह 1 रखा, n की जगह 1 रखा, तो 1+1 हो गया 2, 1+2 हो गया 3, 1+3 हो गया आपका 4, डॉट 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 2+1 आपका 3 हुआ, 2+2 4 हुआ, 2+3 5 हुआ। ऐसे। तो अब देखो आउटपुट तो आपका रिपीट हो रहा है, देखो 3 रिपीट हुआ, 4 भी रिपीट हो रहा है, तो बहुत सारी वैल्यू रिपीट होगी, तो ये जो भी फंक्शन है वो भी आपका मैनी वन फंक्शन होगा, 1 1 नहीं होगा। 1 1 का मतलब है आउटपुट, एक भी आउटपुट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं ऑन टू और इन टू। ऑन टू नो मतलब था व्याप्त विधेय, इन टू नो मतलब था अव्याप्त विधेय। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, तो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन ये थी बेटा, अगर आपकी रेंज अगर आपकी रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल है, तो आप बोल सकते हो कि वो फंक्शन आपका ऑन टू है। अब देखो यहाँ ये इस क्वेश्चन में रेंज कैसे मिलेगी, तो देखो डोमेन मतलब इनपुट का जो सेट है वो, और रेंज मतलब जो आउटपुट में नंबर मिले उनका सेट बना दो तो वो आपकी रेंज होगी। तो मैं यहाँ पे रेंज लिखता हूँ, रेंज ऑफ f(x) એટલે કે વિસ્તાર f(x) નો, वो आपका देखो 16 25 36 49 64 डॉट डॉट डॉट, ये आपकी रेंज हो गई। और कोडोमेन क्वेश्चन में आपको दिया ही है, वो ये तो आपका कोडोमेन है हमेशा। कोडोमेन आपका n है, और n मतलब क्या होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। हमें क्या बोला है, अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल है तो वो ऑन टू है। क्या ये सेट और ये सेट दोनों इक्वल है, नहीं। हाँ इसके सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, लेकिन दोनों सेट इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे भी 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक आता तो ये दोनों सेट सेम होते,
तो हम बोल पाते कि हाँ ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, इन टू होगा। इन टू का मतलब अव्याप्त विधेय, मतलब व्याप्त नहीं। वैसे आप यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन में रेंज 0 है, 1 है, 2 है। यहाँ पे देखो आप, इसमें 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, फिर वापस 0 1 2, फिर वापस 0 1 2, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये तीन ही एलिमेंट आएंगे इसमें, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। तो रेंज में तीन एलिमेंट, कोडोमेन में तो बहुत सारे हैं, देखो एन यूनियन जीरो, उसमें तो 0 1 2 3 4 5 6 सारा आ जाएगा, तो दोनों बराबर नहीं होंगे। तो ये जो फंक्शन है वो भी आपका इनटू ही होगा, ऑन टू नहीं होगा। यहाँ पे देखो, रेंज में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर 2 की लाइन ली तो वापस 3 आया, 4 आया, 5 आया। लेकिन आप देखो यहाँ पे कहीं आउटपुट में 1 नहीं दिख रहा है। मतलब इसकी जो रेंज होगी वो ये होगी 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये आएगा, ठीक है। और आपका जो कोड डोमेन है वो एन है, एन में तो 1 भी होता है, 1 2 3 अप टू इनफिनिट। ये दोनों सेम नहीं है बेटा, क्योंकि ये जो सेट है उसमें 1 नहीं है। अगर 1 होता तो दोनों सेम हो जाते, लेकिन 1 नहीं है। तो ये फंक्शन भी आपका इनटू ही होगा, ऑन टू नहीं होगा, ठीक। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे ऐसा कर दे n-1, तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि n-1 का मतलब n जो है उसमें से 1 हमने निकाल दिया। तो 2 3 4 अप टू इन्फिनिट, यहाँ पे भी आउटपुट में भी 2 3 4 अप टू इन्फिनिट। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाएंगे, तो आपका फंक्शन ऑन टू बनेगा। तो यहाँ पे एन भी सेट हो सकता है, जेड भी सेट हो सकता है बेटा, कुछ भी हो सकता है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लो आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी दिया कि एफ ऑफ एन, ऊपर मैं दे रहा हूँ एफ इज Z to Z, n/2 when n is even, n is odd, then f of n is n+1/2, ऐसा दिया है आपको। अगर n इवन है तो f ऑफ n बराबर n/2 वर्क करेगा, n ऑड है तो f ऑफ n बराबर n+1/2 वर्क करेगा। तो ये भी अपना देखो, इनपुट जो n है वो डोमेन z में से लेंगे, और z में इंटीजर वैल्यू होती है, ठीक है। तो मैं टेबल मेथड का ही यूज करूंगा। n f ऑफ n, अब z में तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव सब होता है। तो मैं कुछ पॉजिटिव वैल्यू लूंगा, कुछ नेगेटिव लूंगा। 0 1 2 3 4, ऊपर भी जाओ तो -1 -2 -3, ठीक है। इतनी तो लेनी पड़ेगी आपको। अब पहले इवन के लिए ले लेते हैं। 0 इवन है, 2 इवन है, 4 इवन है। तो अगर आप n = 0 रखोगे तो आपको m0 यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि वो इवन है, इवन के लिए ये फंक्शन है। तो 0/2 आपका आंसर क्या होगा, 0 होगा। 2 रखोगे तो 2/2 1 होगा। 4 रखोगे तो 4/2 2 होगा, ठीक है। -2 रखोगे तो आंसर होगा -1। अब ऑड नंबर रखते हैं, ऑड એટલે एक ही संख्या। 1 रखते हैं n की जगह 1, तो 1 + 1 2, 2/2 1, तो 1 रखा तो आंसर 1 आया। 3 रखोगे तो 3 + 1 4/2 2 आएगा। -1 रखोगे तो 0 आएगा। -3 रखोगे तो -1 आएगा। ऐसे वैल्यू तो यहाँ पे इन्फाइनाइट तक होगी। तो देखो आउटपुट तो रिपीट हो रहा है, देखो -1 2 बार है, 0 2 बार है, 1 1 2 बार, 2 2 2 बार। तो ये जो फंक्शन आपका हुआ वो 1 1 नहीं है, मैनी 1 है। दूसरा, रेंज में एलिमेंट कौन से है भाई, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, आगे जाके 3 भी आ सकता है। लेफ्ट में -1 भी है, -2 भी आ सकता है। तो ये जो सेट है वो, और मेरा जो को डोमेन जेड, वो दोनों एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं। जेड में भी यही एलिमेंट आएंगे, इसमें भी यही एलिमेंट है आउटपुट में। तो वो दोनों सेम है, यानी कि ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं है, मैनी 1 है। ऑन टू भी ये फंक्शन है। अब जब जब बात करते हैं 1 1 की, तो 1 1 को एक और नाम दिया इन लोगों ने इंग्लिश में, इंजेक्टिव। ऑन टू है उसको एक नाम दिया है सरजेक्टिव, और जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है उनको इन लोगों ने नाम दिया है बाइजेक्टिव, ठीक है। चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फिर अपन आर डोमेन पे जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत? जल्दी।
और जैसे मैंने सीखा है वैसे ही करना है, अभी बोर्ड में आपको नहीं लिखना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो डोमेन मैंने चेंज किया, रियल नंबर रखा, यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर रखा। तो इसमें 1112 कैसे चेक करते हैं, और सबसे ज्यादा अगर आपको दिक्कत करेगा तो ये वाले क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा संभल के, थोड़ा ध्यान दे के चलो, तो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें आप टेबल मेथड यूज नहीं कर सकते बेटा, एक्स और एफ ऑफ एक्स। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ कि एक्स आप कौन सी वैल्यू लोगे। रियल नंबर में तो बहुत है, इंटीजर है, जीरो है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रैशनल, इरेशनल, सारी वैल्यू है। तो हम ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए आउटपुट रिपीट होगा या नहीं होगा। तो अब अपना जो मेन मेथड है वो अपन शुरू करेंगे इसमें। और वो मेन मेथड हमारा ये है, उसकी डेफिनेशन समझ लो। इफ एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू, ये आपको पहले से ले लेना है, ठीक है। उसमें दो कंडीशन है। एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू आपने पहले से ले लिया, उसको सिंप्लीफाई किया। अगर एक्स वन बराबर एक्स टू सिर्फ यही प्रूव होता है तो वो फंक्शन बेटा आपका वन वन है। और अगर एक्स वन बराबर एक्स टू प्रूव होता है लेकिन उसके साथ एक्स वन और एक्स टू के बीच में कोई एक और रिलेशन बनता है जो सही है, तो फंक्शन वन वन नहीं होगा, ऑन टू होगा। अब ये नहीं समझ में आएगा जो मैं एग्जैक्टली ये क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो क्वेश्चन से ही आपको समझाता हूँ। वन वन के लिए देखो आप ध्यान से। पहले मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू। चलो एफ ऑफ एक्स वन कहाँ से मिलेगा, एक्स की जगह एक्स वन डाल दो, तो एक्स वन, तो ऐसा आएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस टू एक्स वन प्लस थ्री। एफ ऑफ एक्स टू होगा एक्स टू स्क्वायर प्लस टू एक्स टू प्लस थ्री, दोनों साइड थ्री थ्री कटेगा। एक्स टू स्क्वायर भी इधर ले लो, टू एक्स टू भी इधर ले लो, सारी वैल्यू इधर ले लो। तो एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर, स्क्वायर वाले एक साथ कर दिए, टू एक्स वन माइनस टू एक्स टू बराबर जीरो। यहाँ पे फैक्टर बनेंगे एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स टू, टू कॉमन, एक्स वन माइनस एक्स टू बराबर जीरो। दोनों में कॉमन होगा एक्स वन माइनस एक्स टू, दूसरा बनेगा यहाँ पे एक्स वन प्लस एक्स टू, ये कॉमन आया तो एक्स वन प्लस एक्स टू बचा, इधर ये कॉमन आया तो टू बचा, तो प्लस टू बराबर जीरो। दोनों बराबर जीरो कर दो, तो एक्स वन बराबर एक्स टू होगा, और दूसरा रिलेशन होगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस टू बराबर जीरो। अब मैं जो बोलता हूँ वो ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से एकदम। जैसे ही आपने ये शुरू किया ना, एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू, तो एक्स वन और एक्स टू दोनों इनपुट है, और इनपुट लेते हैं डोमेन से, तो आप पहले लिख दो उसको बाजू में कि एक्स वन एक्स टू दोनों इनपुट है, वो मेरे डोमेन आर में से आएंगे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू का आपने सिंप्लीफाई किया, और ओनली अगर ये प्रूव होता है तो ये जो फंक्शन है वो हमारा वन वन है। लेकिन यहाँ पे ये तो प्रूव हुआ, उसके साथ एक और रिलेशन भी प्रूव हुआ एक्स वन और एक्स टू के बीच में। अगर ये रिलेशन गलत है तो फिर ओनली यही प्रूव हुआ ऐसा मान सकते हैं। लेकिन अगर ये रिलेशन सही हो गया तो इसके साथ ये वाला रिलेशन भी प्रूव हुआ, तो ये फंक्शन वन वन नहीं है, ये मैनी वन हो जाएगा। अब ये सही है या गलत वो कैसे पता करें, वो आपको यहाँ से पता करना है। उसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि एक्स वन एक्स टू मेरा आर में से है, क्या ऐसे दो नंबर आर में पॉसिबल है जिनको अपन टू के साथ ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो आप एक काम करो, एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर माइनस टू कर दो। तो ये तो पॉसिबल है, देखो एक जीरो ले लो, एक्स टू माइनस टू लो, तो माइनस टू आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर है, एक्स वन फोर ले लो, एक्स टू माइनस टू ले लो, तो ये भी, सॉरी माइनस फोर और प्लस टू ले लो, तो ये भी माइनस टू आ जाएगा। मतलब ये जो रिलेशन मिला उसको अपन गलत नहीं बोल सकते, ये भी सही है। ये तो प्रूव हुआ, उसके साथ जो दूसरा रिलेशन मिला वो सही रिजल्ट है, ठीक है। तो इसलिए अभी आप इसको वन वन नहीं कर सकते, इस फंक्शन को आपको बोलना पड़ेगा मैनी वन। और ये अगर प्रूव हो रहा है तो
मैनी वन हुआ, मैनी वन का मतलब आउटपुट रिपीट हुआ। अब वो मैं दिखाता हूँ आउटपुट रिपीट यहाँ पे कैसे होता है, देखो। अब इसमें x इक्वल टू 0 डालो बेटा, तो 0, 2 × 0 0, 3 आ गया। अब आप एक काम करो, -2 डालो, तो -2 का स्क्वायर 4, 2 × -2 -4 +3। देखो 3 3, मतलब आउटपुट रिपीट हुआ, इनपुट मैंने अलग अलग लिया, लेकिन ये x1 और x2 मैंने क्या लिया, इसको फॉलो करने वाला रिजल्ट लिया। मतलब ये बोल रहा है, अगर x1 और x2 दो अलग अलग इनपुट आप ऐसे ले रहे हो जिनका एडिशन -2 हो, तो फिर आपका आउटपुट हमेशा रिपीट होगा। ये रिजल्ट ऐसा बोल रहा है। अब ये मैंने समझा दिया। अब आपको वो नहीं देखना है, आपको यही देखना है, अगर ये रिजल्ट गिवन कंडीशन के लिए सही है तो आपका फंक्शन मैनी वन, अगर ये गलत प्रूव हो जाता तो सिर्फ आपका फंक्शन वन वन। अच्छा, मान लो इस क्वेश्चन में मैं ऐसा चेंज कर लूं, यहाँ पे कर दूं R+, तो बेटा यहाँ पे भी आएगा R+। अब यहाँ पे R+ आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, x1 एंड x2 रियल पॉजिटिव नंबर है, दोनों पॉजिटिव। तो अब सोचो, क्या दोनों पॉजिटिव नंबर का सम नेगेटिव आ सकता है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये हुआ, भले ही ये रिलेशन प्रूव हुआ, लेकिन इस कंडीशन के लिए ये रिलेशन आपका हमेशा गलत हो जाएगा। तो सिर्फ यही रहेगा, दैट्स वाई आवर फंक्शन इज वन वन, नॉट मैनी वन। ये आपको चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। तो वन वन के लिए मैंने समझाया क्या क्या आपको करना है, ठीक है। बाजू में दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखो। f(x1) बराबर f(x2), f(x1) रख दो, x1/x1+1, x2/x2+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x1 x2 + x1 बराबर x1 x2 + x2। ये दोनों गए, तो x1 बराबर x2। काम हो गया भाई, सिर्फ यही वाला प्रूव हुआ, x1 बराबर x2। दूसरा कोई रिलेशन प्रूव ही नहीं हुआ, तो आप फाइनली बोल सकते हो तो फंक्शन इज वन वन फंक्शन। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन दे, ऐसा भी दे। अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ये लोग सिंपल ही पूछते हैं, जैसे ऐसा पूछ देंगे, f(r)(r)(r), f(x) बराबर x², या ऐसा पूछ लेंगे f(x) बराबर x³ x³ तो लास्ट टाइम ही पूछा था। f(x) बराबर x⁶ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछे। तो वन वन के लिए आपको घबराना नहीं है बेटा, आप सिर्फ इतना करो, f(x1) बराबर f(x2), मान लो ये है, तो आप यहाँ पे ऐसा लिखोगे x1⁶ x2⁶। लेकिन अब आप क्या गलती करते हो पता है, दोनों साइड जो पावर में 6 है वो हमने काट दिया, फिर हमने लिख दिया x1 बराबर x2, फिर आप उसको लिख देते हो कि वन वन प्रूव हो गया। गलत है भाई। जब भी आप इवन पावर को हटा रहे हो तो आपको प्लस और माइनस लिखना चाहिए बेटा। जैसे x² = 4 होता है, तो अपन लिखते हैं x बराबर +or -2, ना कि सिर्फ +2 लिखते हैं। तो जब भी इवन पावर हटाओ तो ऐसा लिखा करो, x1 = +or-x2। ऑड पावर है तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो 3 3 होता तो काट देते, तो फिर प्लस ही होता है, माइनस होता है तो माइनस होता है, दोनों नहीं होते। इवन पावर में ये कंपलसरी लिखना है। तो क्या होगा, ये या तो x1 बराबर x2 या x1 बराबर -x2। ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि x1 और x2 R में है तो दोनों अपोजिट हो सकते हैं। ये दोनों अपोजिट है ना, x1 और x2 दोनों अपोजिट है, x1 बराबर -x2, तो ये हो सकता है। तो ये फिर फंक्शन जो आपका होगा वो वन वन नहीं होगा, मतलब ये वन वन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वन वन होगा। अब ये तो आ गया, चलो वन वन। अब ऑन टू की बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में ऑन टू कैसे चेक करें। तो जनरली तो मैं पहले ये देखने की कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सोच के ही अगर आंसर आ जाता है तो इतना लेंदी क्यों करें। और मेरे हिसाब से गुजरात में पूरा ये लोग लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वन वन ऑन टू का सिंपल वे से हो जाएगा, वैसे ही पूछेंगे। तो देखो, मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, पहले यहाँ पे आ जाओ। मान लो ये क्वेश्चन है बेटा आपका, तो आप ही सोचो, आपका कोडोमेन रियल नंबर है, यानी कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब होगा। अब रेंज के बारे में सोचो, तो जनरली मैं क्या करता हूँ, रेंज में यहाँ पे इनपुट डालता हूँ, फिर आउटपुट में जो नंबर आते हैं उनका सेट बनाता हूँ। तो
एक्स जो है मैं वो आर में से ही लेने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन आप सोचो, एफ ऑफ एक्स का जो आंसर आएगा उसमें एक्स का स्क्वायर है, उसकी वजह से सारे आंसर तो पॉजिटिव रहेंगे, सारे के सारे आंसर क्या रहेंगे, पॉजिटिव। तो मेरी जो रेंज होगी, रेंज में कोई एलिमेंट नेगेटिव नहीं होगा, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। और जबकि यहाँ पे क्या है भाई, रियल नंबर, उसमें तो नेगेटिव भी होंगे। तो रेंज और को डोमेन कभी इक्वल नहीं होंगे। इस वजह से आप ये बोल सकते हो कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ये भी ऑन टू नहीं है। ये ऑन टू होगा क्योंकि क्या है, ऊपर ऑड पावर है, तो माइनस रखोगे तो माइनस भी आंसर दे देगा, प्लस रखोगे तो प्लस भी आंसर दे देगा। चलो मान लो यहाँ पे एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ, मोड एक्स और बॉक्स एक्स। ये सब क्वेश्चन में सोचने वाली ही बात है। देखो, एक्स में चाहे कोई भी रखू आर में से, मोड एक्स का आंसर मुझे हमेशा पॉजिटिव ही देगा। और अगर ये पॉजिटिव देगा तो रेंज में पॉजिटिव नंबर, को डोमेन में पॉजिटिव, जीरो रियल, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, तो ऑन टू नहीं है। ये जो बॉक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लेकिन महत्तम पूर्णांक विधेय, इसमें आप आर में से कोई भी वैल्यू रखो, इसका जो आंसर होगा वो हमेशा इंटीजर ही देगा। चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर दे, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर दे, लेकिन देगा इंटीजर। और आर में तो इंटीजर के अलावा वाली वैल्यू भी होती है, तो अगेन ये दोनों सेम नहीं है, तो ऑन टू नहीं होगा। हाँ, इसमें वन वन कैसे चेक करोगे, सिंपल तरीके से चेक कर लो, मोड है, बॉक्स है, उसमें से क्या है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। आप -1 डालो तो मोड का आंसर भी वन आएगा, वन भी डालोगे तब भी आंसर वन आएगा। लो, आउटपुट रिपीट हो गया, ये वन वन नहीं है, मैनी वन है। बॉक्स में भी ऐसा करो, 1.1 डालो तो 1.1 का बॉक्स वन होगा, 1.2 डालो तो उसका भी बॉक्स वन होगा, आउटपुट रिपीट हो गया। तो आप बोलोगे सर बॉक्स में आपने पॉइंट क्यों लिया, तो बॉक्स किसके लिए है, हमने डिफाइन किसके लिए किया, इंटीजर बनाने के लिए तो डिफाइन किया हुआ है। तो अब ये वाला क्वेश्चन में आप ऑन टू कैसे चेक करोगे, तो यहाँ पे भी आप सोच सकते हो। देखो, ये जो एक्स है वो मुझे पॉजिटिव रियल नंबर से लेना है भाई, पॉजिटिव रियल नंबर। यानी कि मैं इसमें पॉजिटिव एक्स ही रखूंगा, एक्स की वैल्यू मैं पॉजिटिव रखूंगा। अगर मैं एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखूंगा तो मेरा आंसर भी पॉजिटिव आएगा, यानी कि रेंज में सारे पॉजिटिव नंबर होंगे। और पॉजिटिव नंबर होंगे तो रेंज पॉजिटिव, और को डोमेन में पॉजिटिव नेगेटिव सब दोनों इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन भी ऑन टू नहीं होगा। भाई समझ में आया पूरी कहानी, मैं कैसे सोच रहा हूँ और कैसे बता रहा हूँ, जल्दी से बोलो। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो। सर ये सब बात तो ठीक है, अब इसके बारे में बोलो कुछ, कि इसके बारे में क्या करें, इसकी रेंज कैसे पकड़े, और इसकी रेंज पूछते भी है एग्जाम में। और क्वाड्रेटिक की रेंज तो आपको आनी चाहिए। पता नहीं आप लोग कैसे कर रहे हो, मैं तो इसको ऐसे करता हूँ, आप ये उसको मेथड बना लेना कि क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। चलो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। x² + 2x + 3 साइड में। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एज इट इज रहता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए लास्ट टर्म चाहिए हमें। लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है मिडल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, ये फॉर्मूला है। मिडल टर्म आप देखो 2 है, कोफिशिएंट ले लो, एक्स लेने की जरूरत नहीं है। तो 2 का स्क्वायर 4, नीचे 4, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1। तो भाई 4/4 क्या आया, 1 आया। तो मैं तो ये तो कर सकता था कि 3 के दो टुकड़े बना देता, 1 + 2, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ। मैंने 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे वैसा आया होता तो 9/4, तो फिर आप 3 के टुकड़े खुद से थोड़ी बना सकते। उससे बढ़िया लास्ट टर्म हमेशा ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, अपने आप पीछे वाला 2 हो ही जाएगा सिंप्लीफिकेशन होके, हम क्यों मेहनत करें। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा भाई, x + 1 का स्क्वायर, और 3 - 1 2। आप यहाँ से सोच ही सकते हो बेटा कि इसकी रेंज क्या होगी। आप सोचो, ये रियल नंबर है, ठीक है, x आपका रियल नंबर है, चाहे ये नंबर भले कोई भी हो, लेकिन उसका स्क्वायर है ये,
तो इसका स्क्वायर है, यानी कि ये जो नंबर होगा वो पॉजिटिव ही होगा, या ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकता है, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होगा। जीरो तो हो सकता है, क्योंकि अगर x -1 रखा तो -1 + 1 जीरो हो जाएगा। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो जीरो है, ठीक है। मतलब इसकी जो रेंज है वो आप ये बोल सकते हो 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि पॉजिटिव इन्फिनिटी रखा तो इन्फिनिटी तक जाएगा। और मिनिमम वैल्यू इसकी जीरो होगी जब एक्स आपका -1 होगा, नेगेटिव तो होगी नहीं। इसमें फिर टू आप ऐड कर दो, तो दोनों में टू ऐड कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी। तो ये आपकी रेंज हो गई। इसका मतलब ये बोल रहा है आप एक्स में से, आर में से कुछ भी लो, -1 करोड़ वैल्यू ले लो, -1 करोड़, तब भी इसका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। इसका आंसर इस रेंज में ही आएगा, मतलब मिनिमम टू या टू से बड़ा, टू से छोटा भी आंसर नहीं आ सकता, चाहे एक्स की वैल्यू आप इसमें कुछ भी रखो। तो ये आपको क्वाड्रेटिक का रेंज ऐसे पता करना है। ये रेंज देख लो, 2 से इन्फिनिटी, ये कोडोमेन आर दोनों बराबर है भी नहीं, तो ये फंक्शन भी जो है वो आपका ऑन टू हो गया, सॉरी इन टू हो गया। अब आपको पता है ये लोग जानबूझ के कैसा क्वेश्चन पूछेंगे, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, और ऑलरेडी पूछा जा चुका है। एफ इज R to S, ठीक है। यही क्वेश्चन लेता हूँ, f(x) बराबर x² + 2x + 3 इज ऑन टू फंक्शन, देन s बराबर क्या इंटरवल आएगा। फंक्शन बोल दिया है कि ये फंक्शन ऑन टू है ही, तो आपको s का इंटरवल पता करना है। अब अगर फंक्शन आपका ऑन टू हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि रेंज और कोडोमेन, विस्तार ने सह प्रदेश बनने से रखा हुआ जो कोडोमेन आपका यहाँ पे s है, देखो। रेंज आपको इसकी निकालनी पड़ेगी जो यहाँ पे मैंने निकाली, रेंज इसकी 2 to इन्फिनिटी, तो एस आपका हो जाएगा बेटा 2 से इन्फिनिटी। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और मैं ट्विस्ट करता हूँ। यहाँ पे मान लो डोमेन आर था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है उसके लिए मैं डोमेन आपको अलग दे रहा हूँ, तो फिर क्या करते। मान लो अगर ऐसा होता, एफ इज -1 से 3 2R, तो आप इसका जो रेंज है वो कैसे निकालते हैं। अब आप ऐसा मत करो, 0 से इन्फिनिटी मत लिखो, अब जो मैं सिखा रहा हूँ वैसे करो। ये जो एक्स है वो आपको लेना है -1 से 3, तो मैंने लिख दिया -1 < x < 3। एक्स मुझे यहाँ से लेना है डोमेन से, फिर मुझे बनाना है x+1, तो मैं हर एक में 1 ऐड करता हूँ। तो -1 में 1 ऐड करो 0, x+1 3+1 4, फिर उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करो, 0 का स्क्वायर 0, x+1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 2 ऐड कर दो तो 2 < x+1 का स्क्वायर 18। तो रेंज आ जाएगा आपका 2 से लेके 18, ठीक है। 2 ऐड कर देना यहाँ पे, तो फिर इसकी रेंज क्या आ जाएगी भाई, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। अगर डोमेन चेंज करते हैं तो रेंज भी चेंज होती है। यहाँ पे रियल नंबर दिया था तो आप ऐसे कर सकते हो। हाँ, एक चीज और, मान लो यहाँ पे -2 होता, तो अगर आप 1 ऐड करते तो यहाँ -1 होता। अब दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो बच्चे यही करते हैं कि 1 से लेके 16, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1, बेटा वो नहीं होगा, उसको मैं आपको समझाता हूँ। आप समझो नंबर लाइन पे, ये आपका -1 है, ये आपका 2 है, ऐसा समझ लो। अभी रैंडमली एग्जांपल ले रहा हूँ, x, ठीक है। आपको x² पता करना है। देखो इनके बीच में 0 आएगा, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है उनका स्क्वायर यहाँ पे आ गया। क्या इसका स्क्वायर आप ऐसे कर सकते हो कि -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4? ऐसा नहीं होगा। इसीलिए तो मैंने नंबर लाइन का यूज किया। समझो, फिर से बोल रहा हूँ, x मेरा -1 से 2 के बीच में है, मुझे x² निकालना है, तो आप तो ऐसे ही करोगे कि -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन ये नहीं होगा बेटा। आप ऐसा करो, 0 से 2, तो उनका स्क्वायर होगा 0 से 4 के बीच में, और ये वैल्यू -1 से 0, तो -1 का स्क्वायर +1 होगा, तो वो यहाँ पे शिफ्ट होगा। और ये जो डार्क पोर्शन है ब्लैक वाला, उसका स्क्वायर यहाँ पे शिफ्ट होगा।
तो अब देखो रेंज कहाँ से कहाँ तक बनी, 0 से लेके 4 तक। तो जब भी आप एक्स का स्क्वायर करो या मोड करो तो उसको नंबर लाइन पे लेके करो। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज डायरेक्ट मत करना। ठीक है, चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट जल्दी बता दो, फटाफट। अच्छा, किसी को डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अभी है 2 क्वेश्चन और है, 1 1 1 2 के। देखो ये क्वेश्चन मैंने अच्छा लिया है। f is R2s fx is equal to √3 cos x minus sin x plus 1 is onto फंक्शन। बोल ही दिया है कि ये फंक्शन ऑन टू है, तो ऑन टू फंक्शन होगा तो जो मेरी रेंज और को डोमेन यहाँ पे है एस, वो दोनों सेम होंगे, यानी कि एस बराबर रेंज हो गया। अब हमें फंक्शन की रेंज पता करनी है, तो भाई ये जो फंक्शन है वो तो मेरा ट्रीगो वाला है कि √3 cos x माइनस साइन एक्स प्लस 1। इसकी रेंज तो आप 11 में पढ़ चुके होते हो कि अगर a cos थीटा प्लस b साइन थीटा आया तो उसकी रेंज होती है -√a² प्लस b² से √a² प्लस b²। तो चलो इसकी रेंज क्या होगी, -√। देखो भाई a मतलब √3 का स्क्वायर 3, b मतलब -1। देखते रहे ना, cos x का कोफिशिएंट a है, sin x का कोफिशिएंट b है, तो a बराबर √3, b बराबर -1। -1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2। तो भाई स्क्वायर रूट क्यों करे, रेंज हो गई इसकी -2 से 2। उसमें 1 ऐड कर दो, तो 1 इसमें ऐड करो तो -2 प्लस 1 -1, 2 प्लस 1 3। तो चलो इसकी रेंज मैंने निकाल ली, और जो रेंज है वो आप यहाँ रखोगे, तो को डोमेन आपका हो जाएगा -1 से लेके 3। ऑन टू बनाने के लिए को डोमेन को ही रेंज जो आया वही अपने को इंटरवल रखना पड़ेगा, तभी वो ऑन टू होगा, अदरवाइज तो ऑन टू ही नहीं होगा। चलो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह का है, लेकिन इसमें जो रेंज कैसे पता करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। f is R2a, f of x is on to function, then a is equal to, ये हमें फाइंड करना है। अगेन ऑन टू है तो आपका यही होगा, को डोमेन आपका a वो होना चाहिए रेंज के बराबर। चलो अब इसकी रेंज कैसे पता करें, किसी स्टूडेंट को अगर आता है इसकी रेंज पता करना तो वो हैंड रेज करे। अब मैं देखना चाहता हूँ इसकी रेंज कैसे निकालते हो आप। बहुत तरीके हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे बताओ, जिसको भी आता हो वो। बोलो प्राची शाह। यस सर। सर बोलो। उसमें हम रेंज निकालने के लिए x² + 1 है, तो उसमें डिनोमिनेटर x² + 1 को इक्वल टू इक्वेट कर देंगे जीरो, कि कब वो इक्वेट एक्स की वैल्यू कब जीरो के इक्वल टू होगी। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि एक्स की वैल्यू जीरो रखने पर उसकी वैल्यू 1 आएगी, सो इसकी रेंज 1 से लेके इनफाइनाइट होगी। नहीं, रॉन्ग बेटा, रॉन्ग, गलत। खुश पटेल। सर ऊपर एक्स स्क्वायर टर्म છે એને સ્પ્લિટ કરી દઈશું x² + 1 - 1, ओके, देन आफ्टर। પછી એના પછી x² + 1 અને x² + 1 કટ થઈ જશે અને ત્યાં વધશે -1/x² + 1, अच्छा, ओके અને ओके डन। પછી નીચેની x થી -∞ થી ઇન્ફિનિટી હોય, પછી x² નું કરીશું 1 डन डन, x², પછી એનું समझी गए। 1/1 + x। ना ना, समझी गए समझी गए। श्वेत तारे कहीं। सर इसमें ना ऊपर नीचे दोनों को x² से डिवाइड कर देंगे, ओके। फिर हम x² का निकालेंगे तो 0 से लेके इन्फिनिटी आएगा, तो 1/x² का फिर रेंज फाइंड करेंगे, तो वो अच्छा, क्लोज नहीं पर ओपन 0 से इन्फिनिटी बनेगा वो। ठीक है चलो, देखो। फिर उसमें 1 ऐड कर लेंगे। नहीं नहीं, समझ गया समझ गया। यस सर। जो भी बताया वो सही है, एक प्राची का गलत था थोड़ा, बाकी सबका सही है।
इसकी रेंज आप बहुत तरीके से निकाल सकते हो। मैं तो क्या सोचता हूँ, देखो आप, सिंपल, मैंने अभी आगे बोला था कि अगर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आता है। 0 पॉइंट समथिंग ही होता है डायरेक्टली, है ना। कोई भी ले लो, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा है तो आपका आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगा। अगर न्यूमरेटर 0 है तो वो 0 हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखो, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर तो है ही, लेकिन एक्स स्क्वायर में 1 ऐड हो रहा है। तो आप अगर ऊपर x2 लोगे तो ऊपर 4 आएगा, तो नीचे 4 + 1, यानी कि कोई भी x की वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर तो हमेशा आपका बड़ा ही रहेगा, क्योंकि जो भी न्यूमरेटर है उसमें +1 ऐड होकर डिनोमिनेटर बन रहा है। लेकिन अगर न्यूमरेटर 0 हो गया तो 0/0 + 1 तो आंसर 0 आ जाएगा। दूसरी, ये सारे पॉजिटिव नंबर है, देखो सारे पॉजिटिव नंबर, कोई नेगेटिव चांस ही नहीं है। तो एक तो इसका आंसर 0 आ सकता है। दूसरा, कोई भी x ले लोगे 0 के अलावा तो हमेशा न्यूमरेटर से ज्यादा डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। तो रेंज में डायरेक्टली बोल सकता हूँ, रेंज क्लोज ब्रैकेट 0 से 1। ये अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो डायरेक्टली। इसका आंसर कभी 1 भी नहीं आएगा, ध्यान रखना, इसका आंसर कभी भी 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 आने के लिए ऊपर नीचे दोनों कट होने चाहिए, वो कट होगा नहीं। मतलब ऐसा तो होगा नहीं 2/2, ऐसा कभी नहीं होगा। एक तरीका जो मैंने आपको सोचने पे मतलब थोड़ा वो किया। अब दूसरा, जो एक बच्चे ने बोला था वो भी अच्छा है। नीचे जैसा ऊपर बनाओ, जैसे इंटीग्रेशन में नहीं करते वैसा, x² + 1 - 1 स्प्लिट कर दो, x² + 1 / x²+1। तो x² + 1 गया, 1 - 1/x² + 1। अब देखो सिंगल टर्म है। x आपका रियल नंबर में है, -∞ to ∞, तो x² जो बेटा होगा वो आपका 0 से ∞ में होगा। भाई नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो 0 से ∞ होगा, उसमें फिर 1 ऐड करो तो 1 से ∞ होगा। लेकिन ये जो x² + 1 है वो डिनोमिनेटर में है, तो 1/x² + 1 करो, यानी कि रेसिप्रोकल हुआ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले x² + 1, तो 1/x² + 1 यानी कि रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल करोगे तो चेंज होता है इनइक्वालिटी। तो देखो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, और मैंने चेंज कर दिया। देखो वो पहले मिनिमा पे था, वो मैक्सिमा में गया। मतलब सिंपल बात है, 3 और 2 है, ठीक है, ग्रेटर देन है। अब दोनों साइड रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल એટલે કે व्यस्त લીધું, तो अब ग्रेटर देन नहीं रहेगा, लेस देन रहेगा, ठीक है। इसलिए 1 को यहाँ भेज दिया, उसका रेसिप्रोकल, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है, तो यहाँ पे 0 कर दिया मैंने, ठीक। फिर कौन सी साइन है, माइनस साइन, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो अगेन इनइक्वालिटी चेंज होगी, इसको इधर ले आओ तो -1, इसको उधर भेज दो तो 0। फिर लास्ट में 1 ऐड कर दो, 1 ऐड करो देखो तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो सिंपल आंसर आ गया 0 से 1। मैं तो बोलता हूँ डायरेक्ट ही सोचो, ठीक है। बाकी तीसरी मेथड भी है, इसको वाई एज्यूम करो, इसको यहाँ ले जाओ, फिर एक्स को कैपिटल बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ, अंडर रूट में आएगा। एक्स को अपन लिखते थे f(y), फिर इसका डोमेन निकालो, तो वो भी आपको रेंज ही देगा। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग मेथड है, आपको जो अच्छी लगे। पहले तो ऐसा सोचना गुड सेट में कि अगर डायरेक्टली मुझे आंसर मिल रहा है, अगर डायरेक्टली मिल रहा है तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ टोटल फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। और इसके ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। हालांकि आज तक भी मतलब रिसेंटली आप 3 to 4 ईयर में देखोगे तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है। लेकिन इस बार आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, आएगा ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ। હું કોઈ અંતર્યામી નથી, હું બોલું એ બધું સાચું જ પડે, मुझे लग रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। तो देखो इन सब के फॉर्मूला कैसे करना है, जिसका मैं फॉर्मूला दूं उसका फॉर्मूला से करना है, जिसका मैं फॉर्मूला से ना दूं और समझाऊं उसको आप समझने से करना है। तो पहला क्या है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन।
अच्छा, उससे पहले भी मैं एक बोल देता हूँ, रुको। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो उसका फॉर्मूला है 2 रेज टू mn। रिलेशन का टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला 2 रेज टू mn। व्हाट इज m एंड n? तो ए टू बी है, तो ए में कितने एलिमेंट है? 4, वो आपका m है। बी में एलिमेंट कितने हैं? 2, वो आपका n है। तो आप लगा दो 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 8, जो भी है आपका आंसर आ गया। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ बी रेज टू नंबर ऑफ ए टू बी है, तो आप इसको ऐसे याद रखोगे, पीछे कौन सा सेट है? बी, तो उसके जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट है वो लिखो। आगे वाला सेट ए है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट पावर में जाने दो। तो यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ बी यानी कि 2, नंबर ऑफ ए यानी कि 4, 16 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। अब वन वन फंक्शन के लिए आप कोई फॉर्मूला बेटा याद नहीं रखोगे, मैं जैसे सिखाता हूं वैसे आप करना। पहले इस क्वेश्चन पे आ जाओ, वन वन फंक्शन के लिए ए टू बी, बी टू ए, ध्यान रखना। चलो, उसके लिए आप है ना पीएनसी का यूज करोगे, और मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, फंक्शन कब होता है? यहाँ पे बोला ए टू बी, यानी कि ये आपका डोमेन होगा। तो डोमेन में कितने एलिमेंट है? 3। तो जो फंक्शन होगा उसमें भी 3 पैर कंपलसरी होगी, वो आपको याद होना चाहिए। चलो, पहले मैं याद करवा देता हूँ। अगर मैंने लिखा 1 1 2 3 3 4, क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल है, क्योंकि जो डोमेन के एलिमेंट है वो रिपीटेशन नहीं हो रहे हैं। ये भले ही रिपीट हो रहा हो, और अगर आपको याद हो तो सर ऐसा बोलते होंगे, एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर मैं फंक्शन ऐसा लेता 1 1 1 2, बाकी भले ही मैं 2 3 और 3 4 लेता, तो ये फंक्शन नहीं है। बिकॉज वन वन रिपीट हो रहा है, वन एक ही बार आना चाहिए, एक से ज्यादा बार भी नहीं आना चाहिए। उसको बोलते थे फंक्शन की डेफिनेशन। तो ए में 3 एलिमेंट है, तो फंक्शन में 3 पैर बनेंगे। ठीक है, वो 3 पैर में मैं रेंडमली एलिमेंट ले लेता हूँ। लेट अस सपोज यहाँ पे ए रख दिया, बाजू में डैश, बी रख दिया, बाजू में डैश, सी रख दिया, बाजू में डैश। अब ये जो एलिमेंट है वो कहाँ से होगा? बी में। बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4। तो इसका जो नंबर ऑफ वेज अरेंजमेंट का होगा वो 4 होगा, यानी कि 4 में से कोई एलिमेंट यहाँ पे आप रख सकते हो। अब वन वन का मतलब क्या? आउटपुट रिपीट नहीं होना चाहिए। जो आपने एलिमेंट यहाँ रखा वो आप यहाँ नहीं रख सकते। ठीक है, वो आप यहाँ पे नहीं रख सकते। तो 4 में से एक यूज हो गया, तो अब इसकी अरेंजमेंट कितने तरीके से होगी? 3 तरीके से। इसकी अरेंजमेंट 2 तरीके से। तो अब आप पीएनसी वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो उसका जो फर्स्ट थ्योरम होता है, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इन सब का मल्टीप्लीकेशन करो, 4 3 ज़ा 12 इंटू 2 दैट इज 24। तो आंसर होगा बेटा 24। और ये जो आया है फंक्शन जिसमें 1 1 नहीं है, 1 2 नहीं है, वो ऐसे आया था। एबीसी तो फिक्स है आपका, इसकी अरेंजमेंट 4, इसकी भी अरेंजमेंट 4, इसकी भी अरेंजमेंट 4, क्योंकि अभी हमें 1 1 नहीं बोला है। तो जो एलिमेंट यहाँ यूज हुआ है वो यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। तो 4 की पावर 3 बन गया। तो यही तो मैंने समझा है। जो देखो, पीछे वाला एलिमेंट सेट बी है, उसमें 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखा। आगे वाला सेट ए है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो वो पावर में गया, इसीलिए तो यहाँ फॉर्मूला बनाया था। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में मान लो ऐसा बोल दे बी टू ए, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम बी टू ए, तो आपको उल्टा करना पड़ेगा। बी में कितने हैं एलिमेंट? 4। तो 4 पैर बना दो, ए बी सी डी। बी टू ए है ना, इसलिए डोमेन में 4 एलिमेंट है, तो 4 पैर रखनी पड़ेगी। अब देखो, ए में कितने एलिमेंट है? 3। ध्यान से देखना, इसका अरेंजमेंट 3 तरीके से, इसका 2, इसका 1। एलिमेंट खत्म हो गए। मान लो 3 एलिमेंट थे, एक यहाँ पे 3 रख दिया, यहाँ पे 4 रख दिया, यहाँ पे 5। अब फंक्शन बनाने के लिए आपको कोई अलग एलिमेंट नहीं लेना है, इन तीनों में से ही रिपीट करना पड़ेगा। और जैसे ही रिपीट कर दिया, 1 1 फंक्शन बनेगा नहीं, वो मैनी वन हो गया। समझ में आया? ये 3 एलिमेंट मैंने ये रखे थे, 3 4 5। तो फंक्शन बनाने के लिए आपको एलिमेंट तो उसमें से ही लेना पड़ेगा। तो कोई ना कोई एलिमेंट रिपीट करेगा, जैसे ही रिपीट करेगा आपका 1 1 फंक्शन बनेगा ही नहीं। तो अगर बी टू है, ए है,
तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन आंसर हो जाएगा 0। टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इन दिस क्वेश्चन, यहाँ पे भी ऐसा ही है। देखो ए टू बी, तो ए में टोटल 4 एलिमेंट है, तो 4 पेयर बना लो, 1 कॉमा 2 कॉमा, और एलिमेंट दिए इसलिए मैं ये ले रहा हूँ, बाकी आप एबीसीडी नाम कुछ भी दो। यहाँ पे भी देखो बी में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट यहाँ पे यूज करूंगा 1, एक एलिमेंट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 2, बाकी 2 जगह इन दोनों में से ही रिपीट करना पड़ेगा, तो वन वन फंक्शन बनेगा नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन 0। अब मान लो टोटल फंक्शन कितने थे 16, उसमें से वन वन कितने हैं 0, तो टोटल माइनस वन वन फंक्शन कर दो 0, तो वो जो आंसर मिलेगा वो आपको टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन का मिलेगा। तो मैनी वन फंक्शन पता करने के लिए भी आपको पहले वन वन पता करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे 4 फंक्शन आए होते वन वन, तो आप क्या करते, 60 माइनस 4, तो 12 फंक्शन होते अपने मैनी। ठीक, अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन और वन वन फंक्शन के लिए एक और भी मैं फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखना। ये लोग पूछते हैं इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 5, देन टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन ऑन ए, या ऐसा पूछेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन ऑन ए। सारी चीजें याद रख के जाना। ऑन ए का मतलब क्या है, ऑन ए का मतलब ए टू ए। ठीक, तो इसमें तो आप कैलकुलेट करो ही मत, अगर सेम सेट है, ठीक है, ए टू ए ही है, तो इसका आंसर आप सीधा लिख दो, कितने हैं एलिमेंट 5, तो 5 फैक्टोरियल, ये आंसर होगा। वन वन का भी 5 फैक्टोरियल आंसर होगा, ऑन टू का भी 5 फैक्टोरियल आंसर होगा। याद रख के चले जाओ, ऑन ए यानी कि ए टू ए है तो एलिमेंट सेम ही होंगे, तो उसमें ये आपको कोई करने की जरूरत नहीं है, सीधा फैक्टोरियल लगा दो। आपको बोलते हैं नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 10, then how many total number of one one function from a to a या on a, तो सीधा लिख दो 10 फैक्टोरियल, वो आपका आंसर। a के अंदर n एलिमेंट है तो सीधा आंसर लिख के आ जाओ n फैक्टोरियल। लेकिन जब अलग अलग सेट है, यहाँ पे अलग अलग ही सेट है, उसमें अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का बहुत अच्छा फॉर्मूला है बेटा, ठीक है, वो फॉर्मूला आपको फॉलो करना है, लेकिन उसमें भी एक शॉर्टकट है। बहुत मतलब अभी खिचड़ी हो रहा है आपके लिए मुझे पता है, लेकिन ध्यान से समझ लेना। ऑन टू में अगर ये देखो ए टू बी, तो बी में कितने एलिमेंट है, 2 है। अगर ये इसमें 2 एलिमेंट है तो शॉर्टकट लगता है, 3 एलिमेंट है तो शॉर्टकट नहीं लगेगा, एक एलिमेंट है तो भी शॉर्टकट नहीं लगेगा। एग्जैक्टली 2 ही होने चाहिए, इसमें 2 एलिमेंट है, तो इसमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला है 2n-2 m, 2m। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m मतलब आना एलिमेंट नहीं, आज पहला वाળો सेट છે એ એમાં કેટલા એલિમેન્ટ છે 4, तो m की जगह 4 रख दो, 2⁴ माइनस 2, तो 16 माइनस 2 दैट इज 14। लेकिन अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट आ गए और अगर आपको पूछा टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो उसके लिए बेटा आपको फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और उसका कुछ फॉर्मूला ऐसा है, सिग्मा आर बराबर 0 टू m NCR -1/n-r, r की पावर m। इसमें अपन रख देंगे, उसको सॉल्व करेंगे। चलो देख भी लेते हैं हाथों हाथ। ये 2 के लिए वेरीफाई मैं करवा लेता हूँ। देखो सिग्मा r बराबर 0 टू n NCR -1/r n-r r/m, ठीक है। चलो तो पहले मैं इसमें वैल्यू रख देता हूँ, सिग्मा r बराबर 0, n क्या है भाई मेरा, n मतलब ये m है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 4 यानी कि m, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2 यानी कि n बराबर 2। ठीक, चलो इसमें डाल देते हैं, n है आपका 2CR -1/, n है आपका 2 - r, r एज इट इज, m है आपका 4। चलो सबसे पहले r की वैल्यू 0 डाल दो, तो 2C0 -1/, r की वैल्यू 0 तो 2, फिर r की वैल्यू 0/4 तो 0 हो गया, प्लस 2C1
-1 की पावर 1, और r मतलब 1, तो 1 की पावर 4 प्लस r इक्वल टू 2 डाल दो, 2c2 -1 की पावर 0, 2⁴। ठीक। अब देखो यहाँ पे 0 की पावर 4, तो वो 0 ही हो जाएगा, उसको छोड़ दो। ये -1, ये 1, 2c1 की वैल्यू 2, 2 इंटू -1 दैट इज -2, 2c2 1, -1 की पावर 0 1, 2 की पावर 4 16, 16 -2 आंसर हो गया 14। तो फॉर्मूला से भी आंसर 14 आ गया, ये शॉर्टकट से भी आंसर 14 आएगा। लेकिन फॉर्मूला में क्यों याद रखना है? अगर यहाँ पे बी में 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट दे देंगे जैसे यहाँ पे दिया है, तो इसमें ऑन टू फंक्शन पता करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसमें ए के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उनको m नाम देंगे, नंबर ऑफ बी के एलिमेंट को n नाम दे देंगे, फिर इसमें रखेंगे, आपके आंसर आ जाएगा। ये हो गया नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। टोटल में से नंबर ऑफ ऑन टू हटा दो तो बाकी बचे इन टू फंक्शन। चलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, बोलो याग्निक। सर ये वाला जो आपने लास्ट में ये फॉर्मूला समझा ना, ये वाला नहीं समझ में आया बस, और सब तो सर फॉर्मूला। नहीं, फॉर्मूला तो आपको याद रखना है। फॉर्मूला जो ये है वो आपको याद रखना है। मैं एक और एग्जांपल लेके उसको बता देता हूँ। चलो, जैसे ये क्वेश्चन आप ले लो, उसमें बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो m बराबर 3 बोल दो, बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है तो m बराबर 4 बोल दो। अब इस फॉर्मूला में m और n की वैल्यू पहले पटक दे बेटा। तो सिग्मा r बराबर 0, n की वैल्यू है 4, NCR ऐसे लिखो, वो आपकी मर्जी। n क्या है? n है 4, तो 4CR -1 n की जगह डाल दे 4 -r, और r की पावर m मतलब 3। अब तू पहले r इक्वल टू 0 पुट कर, तो 4C0 -1 की पावर 4 -0 दैट इज 4, r है 0 तो 0 का क्यूब, प्लस r इक्वल टू 1 रखो, 4C1 -1, देख यहाँ पे 1 रखा तो 4 -1 3 आया, r है आपका 1 तो 1 का क्यूब। ऐसे ही r इक्वल टू 2 रखो, r इक्वल टू 3 रखो, r इक्वल टू 4 रखो, फिर जो भी टर्म बनेंगे उनको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब समझे कि नहीं भाई याग्निक बेटा? बोलो याग्निक। यस सर, समझ में आ गया। और सर एक डाउट था कि वो जो ये दो क्वेश्चन थे, जैसे कि हमको रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव और ये लास्ट में मैं सिमेट्रिक। करवाता हूँ लास्ट में रिलेशन के ऊपर, लास्ट में मैं करवाता हूँ उसके ऊपर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी 2-3 ही क्वेश्चन है, देखो उसके बाद वही क्वेश्चन है रिलेशन फंक्शन वाले। पहले ये FOG GOF के ऊपर क्वेश्चन करवा देता हूँ फटाफट, इंपॉर्टेंट सवाल। देखो इजी होते हैं। f(x) गिवन है, g(x) गिवन है, आपको पता करना है GOF ऑफ 3/2। इसको कैसे लिखते हो? g ऑफ f ऑफ x की जगह 3/2 लिख दिया। तो सबसे पहले आप पता करोगे f ऑफ 3/2। चलो f ऑफ 3/2 यहां से मिलेगा, तो वो मैं साइड में पता कर लेता हूँ। x की जगह डाल दो 3/2, तो यहाँ पे x की जगह रख दिया 3/2, 2 इंटू 3/2 -1/2, 2 कट हो गया, 3 -1 2/2, आंसर आ गया 1। तो g f ऑफ 3/2 का आंसर है 1। अब g ऑफ 1 x बराबर 1 यहाँ पे रख दो, तो 1 + 2, वो आपका आंसर हो गया 3। ये अच्छा क्वेश्चन है। f ऑफ x आपको x² दिया है, g ऑफ x आपको 2⁻x दिया है। इसका मतलब क्या है? पहले तो इसका मतलब लोग समझ ही नहीं पाते। इसका मतलब ये है ऐसी x की वैल्यू फाइंड करो सच दैट f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x दोनों बराबर हो। तो चलो f ऑफ g ऑफ x पहले पता करते हैं।
एफ एज इट इज, जी ऑफ एक्स आपका 2 रेज टू एक्स है। ये कैसे पता करोगे एफ ऑफ 2 रेज टू एक्स? तो एक्स की जगह 2 रेज टू एक्स रिप्लेस कर देंगे राइट साइड में। तो एक्स की जगह मैंने 2 रेज टू एक्स रिप्लेस किया, ऊपर स्क्वायर एज इट इज, पावर को प्रोडक्ट में डाल दो तो 2 रेज टू एक्स हो जाएगा। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर है। जी ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे ढूंढोगे? यहाँ पे आ जाओ, एक्स की जगह रिप्लेस करो एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे, तो वो आपका बना 2 की पावर एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों को इक्वल कर दो, तो 2 रेज टू 2x बराबर 2 की पावर एक्स स्क्वायर। देखो बेस सेम, तो पावर को कंपेयर करो, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2x, 2x इधर ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 0, एक्स बराबर 2। तो दो वैल्यू आएगी, मतलब इसका आंसर आएगा 0, 2। एक्स की 0 और 2 ऐसी वैल्यू है जिससे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दोनों बराबर होंगे, लेकिन ये सब निकालना आना चाहिए। चलो, टफ क्वेश्चन, बहुत अच्छा और टफ क्वेश्चन। जी ऑफ एक्स गिवन है, आगे वाले दोनों क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स भी गिवन था, जी ऑफ एक्स भी गिवन था, और ये सब पता करना था। अब उल्टा कर दिया, जी ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी गिवन है, हमें एफ ऑफ एक्स पता करना है, तो ऑब्वियसली टफ क्वेश्चन रहेगा। तो पहले यहाँ पे आ जाओ कि जी ऑफ, अच्छा ये 2 है, पहले उधर मल्टीप्लाई करवा दो, इसको लिख दो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। 2 उधर मल्टीप्लाई करवा दो तो 4x² माइनस 10x प्लस 4 ऐसा हो जाएगा। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे निकला होगा आप सोच, एफ ऑफ एक्स तो आपके पास है नहीं बेटा, ठीक है, तो आप 1 बाय 1 ऑप्शन रख के करो, वैसा नहीं करना है हमें कि भाई एफ एक्स पहले मैंने ले लिया 2x-3 यहाँ पे, फिर मैंने जी ऑफ 2x-3 फाइंड आउट करने का ट्राई किया, कैसे कि यहाँ पे x की जगह मैंने 2x-3 रखा, तो वैसे नहीं करना है हमें, ठीक, अपने को डायरेक्ट ही करना है। तो देखो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में कैसे फाइंड आउट करता हूँ, x की जगह मुझे दिख रहा है एफ ऑफ एक्स, और हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नहीं है तो हम रख भी नहीं रहे, x की जगह अपन रख देते हैं एफ ऑफ एक्स इधर भी। तो देखो ऐसा होगा, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2, मतलब ऐसा किया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स रिप्लेस किया इधर इधर, तो ये आपका रिजल्ट बन गया, ठीक। राइट हैंड साइड में है 4x² माइनस 10x प्लस 4, ये -2 उधर भेज दो, इन दोनों में एफ एक्स कॉमन ले लो, एफ ऑफ एक्स कॉमन, एफ ऑफ एक्स प्लस 1, उधर जाएगा 4x² माइनस 10x प्लस 6, ठीक। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना सबको? 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। हाँ बेटा, तो अभी यहाँ पे अपना ये तो आ गया कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बराबर ये, ठीक। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, तो 4 6 जा 24, 24 के फैक्टर बना दो 10 आएंगे, तो वो 6 इंटू 4, तो वो आप फैक्टर बनाओगे ना तो वो फैक्टर ऐसे आएंगे, 2x-3, बाजू में बनेगा 2x-2, ये आप कर लेना, वो फैक्टर आएंगे। इधर क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 1। अब आप एफ ऑफ एक्स कैसे निकालोगे? अब कुछ नहीं करना है, कंपेयर करना है। देखो एफ ऑफ एक्स आप ये ले लो 2x-3, और बाजू में भी मैच हो रहा है, देखो एफ ऑफ एक्स में +1 है, तो यहाँ पे जो आपने एफ ऑफ एक्स सिलेक्ट किया उसमें भी +1, यहाँ पे +1 ऐड करो तो -3 + 1 -2 ही होगा, यानी कि इन दोनों को कंपेयर किया तब भी एफ ऑफ एक्स बराबर 2x-3 आएगा। आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बराबर 2x-2, तो 1 उधर जाएगा तब भी -3, एफ ऑफ एक्स बराबर 2x-3 ही आएगा, तो आपका आंसर होगा एफ ऑफ एक्स बराबर 2x-3। तो थोड़ा इजी क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये टफ क्वेश्चन है। अभी आपने किया, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, हो जाएगा, मतलब दिक्कत नहीं होगी।
देखो ये भी उल्टा क्वेश्चन, ये भी अच्छा है। एफ एक्स दिया है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमें लेना है। अगर आपका ऑब्जर्विंग पावर अच्छा है तो आप इसको देखते ही बोलोगे कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक्स प्लस थ्री का परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक्स प्लस वन का परफेक्ट स्क्वायर है। नहीं भी लिखे होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन लिखो तो ज्यादा अच्छा है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर, इधर आपका एफ ऑफ एक्स जो हो गया वो एक्स प्लस वन का स्क्वायर है। अब हमें फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। वो एक्चुअल में तो दिया ही है, लेकिन मुझे ये वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो वो मैं कैसे फाइंड आउट करता हूँ, देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह रिप्लेस हुआ जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे रख दो। तो वो हो जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर गया। हालांकि मैंने ही बोला था कि जब इवन पावर हटाओ तो प्लस और माइनस रखो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सारे पॉजिटिव है तो मैं प्लस रख के ही चल रहा हूँ। तो भाई जी ऑफ एक्स मेरा ये आया, प्लस वन उधर भेज दो, तो एक्स प्लस टू हो गया। अब मुझे एक्स की जगह टू डालना है, तो जी ऑफ टू, टू प्लस टू, आंसर विल बी फोर बेटा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि बॉक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। देखो पाई मतलब 3.14 होता है, उसका स्क्वायर करोगे तो 9 पॉइंट समथिंग होगा, और 9 पॉइंट समथिंग का बॉक्स होगा बेटा 9। तो आप वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो कॉस आप लिख दो 9x। अच्छा इधर गलती हो गई, गलती हो गई, क्या गलती हो गई, x मैंने अंदर रख दिया, x मुझे बाहर रखना चाहिए था, ऐसे। चलो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 9 पॉइंट समथिंग, माइनस 9 पॉइंट समथिंग का बॉक्स होगा, उसमें गलती करते हो। ये -10 है, ये -9 है, तो -9 पॉइंट समथिंग इधर होगा। यहाँ से लेफ्ट साइड चलो, पहला इंटीजर -10, तो वहां पे माइनस होगा, तो इसका आंसर -10x होगा। लेकिन कॉस में नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको लिख देते हैं cos 10x। अब वन बाय वन आपको ऑप्शन चेक करना है बेटा। ठीक, पहले π/2 रखो x की जगह, तो देखो मैं एक रख रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ। π/2 cos 9π/2 cos 10 इंटू π/2 दैट इज 5π। अब बोलोगे सर इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो जैसे मैं तो ऐसे निकालता हूँ उसकी वैल्यू। यूनिट सर्कल पे 4 पॉइंट होते हैं, एक 10, इधर -10, इधर 01, और इधर 0 - 1। ठीक, 5π किधर है, इधर होता है, इधर 5π यहाँ पे होता है एंगल। ठीक है, कौन सा फंक्शन है, कॉस, तो कॉस जो होता है वो फर्स्ट वाला आंसर होता है, साइन जो होता है वो सेकंड वाला। तो कॉस 5π की वैल्यू हो जाएगी -1। तो आप बोलोगे सर ये सब में ऐसा कर सकते हैं, ना भी ना, अगर एंगल आपके एक्सिस पे है तभी आप ऐसा करो, बाकी तो एलाइड एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाओ फैक्टर बना के। 9π/2 किधर आएगा, देखो इधर होता है π/2, फिर 4 का गैप लगता है 5π/2, फिर 4 का गैप लगता है 9π/2, तो 9π/2 ऊपर आया। ऊपर आप देखो तो आपको कॉस की वैल्यू लेनी है, कॉस की वैल्यू मतलब फर्स्ट जो पॉइंट का फर्स्ट एलिमेंट है, तो 0, मतलब इसका आंसर होगा 0। तो 0 प्लस माइनस, तो वो हो जाएगा -1, यानी कि पहला ऑप्शन ही मेरा सही है। वैसे ही आप चारों के चारों ऑप्शन चेक कर सकते हो बेटा, और आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये सब कैसे कैसे होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं रिलेशन की। देखो रिलेशन में मैं ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूँ, जो अभी स्टूडेंट बीच में बोलने वाला था वही क्वेश्चन मैं आपको बोलने वाला था। ठीक है, वो 3 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ कि नंबर ऑफ रिलेशन, उसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक वगैरह कैसे डिसाइड करते हैं। तो पहला अगर क्वेश्चन मान लो, अगर आपको ऐसा देते हैं, ध्यान से समझ लेना सब लोग। मान लो क्वेश्चन अगर आपका ऐसा है, एक सेट दिया हुआ है अपने को, a इज इक्वल टू 5 6 7 8। ठीक, और उसके ऊपर रिलेशन एस है हमारा 5 6 6 6 5 5
8 8 5 7 7 7 7 6। ध्यान से देखना, मैं इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे चेक करता हूँ। भाई सेट कौन सा है, 5 6 7 8। रिफ्लेक्सिव के लिए 5 का 5 के साथ रिलेशन होना चाहिए, तो है देखो। यानी कि रिफ्लेक्सिव के लिए हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। पहले 5 5 नहीं जोड़े पैर बनाओ तो हो जाइए। तो 5 5 भी है, 6 6 भी होना चाहिए है, 7 7 भी होना चाहिए है, 8 8 भी होना चाहिए है। बस इस 4 की वजह से ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में जो पैर है उसकी उल्टी पैर होनी चाहिए। जैसे 5 6 है, उसकी उल्टी पैर 6 5 हो गई। इसमें कहीं पे दिख रही है, नहीं दिख रही है, सिमेट्रिक नहीं है। अब बोलते हैं ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में सब लोग आप गड़बड़ करते हो। बस आपको डेफिनेशन याद है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों पैर होनी चाहिए। तो ए सी, ए का सी के साथ जो रिलेशन बनेगा वो भी आर में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप एक पैर चेक करके छोड़ देते हो, ऐसा नहीं है। आप हर एक पैर को लो। जैसे यहाँ पे मैंने लिया 5 6, तो सेकंड एलिमेंट 6 है। अब फर्स्ट एलिमेंट 6 हो, ऐसी कौन सी पैर है, 6 6, वो ले लिया। नई पैर क्या बनी, 5 6, 5 6 इसके अंदर है, ये रही, दिख रही है। तो क्या ट्रांजिटिव हो गया? अरे भाई ये तो आपने एक ही चेक किया, ऐसे तो आपको सब चेक करने हैं। चलो अभी 6 6 की बारी लो, 6 6 सेकंड एलिमेंट 6 है। इसमें कहीं देखो फर्स्ट एलिमेंट इसके अलावा कहीं पे भी 6 दिख रहा है? यहाँ 7 7 5 8 5 5 नहीं है। उल्टा अच्छा है, ये चेक ही नहीं करना है। अगर मान लो बेटा ये आपको रिलेशन में दे रहा हूं 5 6, चलो मैं बोलता हूं ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि 5 5 6 6 7 7 8 8 इसमें नहीं है। सिमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि 5 6 की उल्टी पैर 6 5 नहीं है। ये मेरा, ये जो रिलेशन, ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, कोई मुझे बता पाएगा? ये जो है वो ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, कोई मुझे बताएगा? ओम मोदी, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं? ये सर होगा। क्या क्या? होगा सर, यस सर होगा। हाँ, आप उसका रीजन बता सकते हो मुझे? अच्छा ठीक है, ये ट्रांजिटिव बेटा होगा। उसका रीजन ये है कि इन लोगों ने डेफिनेशन में बोला है, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर में है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर में है, तभी आपको चेक करना है। मतलब यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट में बी है, वैसी पैर अगर मिले जिसमें वही एलिमेंट फर्स्ट हो, तभी आपको चेक करना है, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे 6 है, लेकिन ऐसी कोई पैर ही मुझे दिख ही नहीं रही है कि जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 6 होगा, तो ये आपका ट्रांजिटिव माना जाएगा। नॉट ट्रांजिटिव लिख के मत आना, ठीक? तो देखो 6 6 वैसा कोई है ही नहीं, तो उसके लिए मैंने चेक नहीं किया, उल्टा अच्छा हुआ। अब मैं करूंगा 5 5 के लिए। 5 5 के लिए है, देखो पहला एलिमेंट इधर 5 है तो 5 6 लिख दो। फिर दूसरा कौन सा है, 5 7 भी है, वो भी लिख दो। और फटाफट करते जाओ। नई पैर होगी 5 6 है, यहाँ पे नई पैर होगी 5 7 है। ऐसे आप चेक करते जाओ, फिर 8 8 चेक करो, 5 7 7 7 7 6, ऐसे सारा चेक करोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, ऐसे आपको चेक करना है। चलो, तो अगर आपको रिलेशन दिया है तो मैंने आपको सिखा दिया कैसे चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। लेकिन अब सबसे ढांसू सवाल जिसमें सारे बच्चे गलती कर देते हैं, वो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं और बहुत अच्छे से करवाता हूं। एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक? ध्यान से सुनना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए। सेट ए पे रिलेशन पता करो, ऐसे रिलेशन जो 1 2 को कंटेन करता हो। 1 2 को क्या करता हो, कंटेन करता हो। और रिलेशन होना चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं पूरा मतलब क्वेश्चन नहीं लिखा,
सिंपल बोल चुका हूँ। पहले है ना क्वेश्चन में आप सीधा मतलब जैसे ही दिखा आप डूबने लग जाते हो कि मुझे तो ये आ रहा है मैं कर लूंगा, उसकी वजह से ये क्वेश्चन नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ। हाँ अगर ये क्वेश्चन आया तो आपने रट्टा मार लिया होगा तो आ जाए, अगर यहाँ पे फिर 4 किया तो नहीं होगा आपसे। पहले इसको भी मत देखो, इसको भी मत देखो, पहले मैं जो बोलता हूँ वो करो। पहले आप ये करो, हमेशा ए क्रॉस ए पता कर लो। ए में 3 एलिमेंट और दूसरे ए में भी 3 एलिमेंट, तो टोटल 9 पैर मिलेगी। वो 9 पैर ये है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये नहीं किया इसलिए आंसर नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। अब क्या बोला है, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, वो सिमेट्रिक भी होगा, वो ट्रांजिटिव भी होगा। तो हमें 1 बाय 1 बनाना है। चलो मैं रिलेशन एक बना रहा हूँ R1, ध्यान से देखना सब लोग। रिफ्लेक्सिव के लिए कंपलसरी क्या होना चाहिए रिलेशन में, तो ए में 1 2 3 सेट है, 1 2 3 एलिमेंट है। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ये तो होना ही चाहिए। 1 1 2 2 3 3। चलो तो इसको मैंने यूज कर लिया 1 1 2 2 3 3, ये 3 तो आ गए। ठीक है, ये रख के छोड़ दूंगा तो आपका आंसर गलत होगा। क्यों, आपको ये भी बोला है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इन तीनों के साथ इसको कंटेन भी करना है, मतलब इसको भी लेना है। चलो मैंने 1 2 ले लिया, 1 2 लेना ही था। चलो 1 2 को भी क्रॉस मार दो। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं क्या करने जा रहा हूं, सिंपल मिनिमम रिक्वायरमेंट पे आप अपनी कंडीशन फुलफिल करो। ठीक है, ये 4 तो मुझे लेने ही पड़ते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए 3 लेना पड़ता है, इसको कंटेन करने को बोला था इसलिए उसको लेना पड़ता। बाकी बचे 1 2 3 4 5 पैर। ठीक है, उसको मैं पहले देख ही नहीं रहा हूँ और मैंने अपना रिलेशन खत्म कर दिया। अब चेक करो, ये रिफ्लेक्सिव है क्या, ये सिमेट्रिक है, नहीं है, क्योंकि 1 2 की उल्टी पैर नहीं है तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी। चलो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट में 2 1 की भी जरूरत पड़ेगी, मैंने 2 1 डाल दिया। वापस क्लोज कर दो। ठीक है, 1 2 डाल दिया, 2 1 डाल दिया, तो अब ये सिमेट्रिक भी हो गया। चलो 1 2 2 1 पे क्रॉस लगा दो, 2 1 भी गया। अब कितने बचे, 1 2 3 4। तो पहले ये देख लो क्या ये आपका ट्रांजिटिव है। अब तो आप देखो, जैसे 1 1 है, ठीक है, उसके साथ ये पैर आएगी 1 2, तो नया रिलेशन 1 2 है ही। फिर 2 2 ले लो, 2 2 के साथ कौन सा होगा, 2 1, ये वाला, तो नया रिलेशन 2 1 वो भी है। 3 वाला कोई है ही नहीं। 1 2 2 1 तो नया रिलेशन 1 1 ये रहा। 1 2 2 2 नया रिलेशन 1 2 ये रहा। 2 1 के साथ 1 2 भी आएगा, 1 1 भी आएगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ 2 1 1 2, तो नया रिलेशन 2 2 ये रहा, उसके अंदर ही है। 2 1 1 1 नया रिलेशन 2 1 ये रहा, वो भी है। तो ये जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया और इसको कंटेन करने वाला भी हो गया। तो मैंने मिनिमम रिक्वायरमेंट ली। ठीक है, यहां से हो गया, लेकिन रिलेशन तो बहुत बन सकते हैं भाई। दूसरा मैं रिलेशन बना रहा हूं, मतलब इनकी तो जरूरत है ही, 1 1 2 2 3 3, इनकी तो जरूरत है ही, 1 2 2 1 की भी जरूरत है। आगे आप जितनी भी पैर लगाना चाहो लगाओ, लेकिन ये तीनों होने चाहिए। अब मैं पैर लगाता हूँ 1 3, ठीक है। चलो मैंने पैर लगाई 1 3, ध्यान से समझना। अब 1 3 लगाई तो उसकी उल्टी लगानी ही पड़ेगी 3 1। ठीक, मान लो मैंने रिलेशन खत्म कर दिया, मिनिमम रिक्वायरमेंट में जा रहा हूं। अब देखो ये क्या ट्रांजिटिव हो रहा है, 2 1 1 3, तो नई पैर आई 2 3। 2 3 मुझे इस रिलेशन में कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो ये मेरा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव लाने के लिए वापस मैं 2 3 ऐड करूंगा, और 2 3 ऐड किया तो सिमेट्रिक बनाने के लिए मैं 3 2 ऐड करूंगा। भाई अगर याद रखना, ए क्रॉस ए की जितनी पैर है, अगर वो सारी की सारी पैर इधर आ जाए बेटा, तो आपको इसमें ना ही रिफ्लेक्सिव चेक करना है, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव। ये हमेशा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा ही होगा। तो देखो मिनिमम रिक्वायरमेंट कर रहे थे, उसमें 9 के 9 पैर आ गए,
फाइनल खत्म, अब तो हमारे पास कोई पैर बचे ही नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट इज 2 विच इज कंटेन 1 2 एंड विच इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट आया? ये दोनों क्वेश्चन करवाए उसमें, बोलो याग्निक। याग्निक जल्दी, याग्निक अनम्यूट करियो तने। अच्छा चलो आगे बढ़ते। दूसरा क्वेश्चन, इसी पर दूसरा क्वेश्चन जो टफ है, ध्यान से समझना, जो टफ है। सेट यही है, a इज इक्वल टू 1 2 3। अब मैं बोल रहा हूं कोई कंटेंट मुझे नहीं करना है, 1 2 मुझे कंटेंट नहीं करना है, 1 2 भूल जाओ। चलो इसको मैं भूल गया, ठीक। सीधा ये बोला कि 1 2 3 पे टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन आपको कितने मिलेंगे। ठीक, मैं वापस पूरे रिलेशन नहीं लिखूंगा, यहाँ पे पैर भी फिर से लिख रहा हूँ। देखो अब थोड़ा टफ सिचुएशन आएगा, ध्यान रखना। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक, चलो एक रिलेशन मैंने लिया, R1 नाम दिया। मुझे क्या बनाना है, पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए मैं 1 1 2 2 3 3, इसको तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। ये और ये, भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, क्योंकि किसी को कंटेन नहीं करना था। चलो ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ। 1 1 की उल्टी पैर 1 1 वो है ही, 2 2 की उल्टी पैर भी है, 3 3 भी है। मतलब अगर एक्स और वाई दोनों सेम होते हैं जितने भी एलिमेंट है उसमें, तो वो तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा ही होगा। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम गुड सेट में आपने देखा होगा, सर ने कल एक क्वेश्चन पेपर करवाया, उसमें इन लोगों ने क्या किया था चेंजेस पता है? सेट दिया था ये, यहाँ पे लिखा था x, यहाँ पे लिखा था x बिलोंग्स टू n, यहाँ पे लिखा था x लेस देन और इक्वल टू 4। इस सेट पे एक रिलेशन दिया था 1 1 2 2 3 3। सारे बच्चे इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव करके आ गए, सबका गलत हो गया। ये रिफ्लेक्सिव कैसे हुआ? x नेचुरल नंबर में से x लेस देन और इक्वल टू 4 है, तो x 1 2 3 4, तो a में 4 एलिमेंट है, 4 4 के साथ कहाँ इसमें पैर बना ही नहीं रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन सारे बच्चे देखे नहीं, वो सेट नहीं देखे, मतलब ये सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर उसको नहीं देखा तो गए काम से बेटा। ठीक, चलो 1 1 2 2 3 3, ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पे एक रिलेशन मिल गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ R2। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 रखूंगा ही, एक नई पैर में ले लेता हूँ इसमें से 1 2। जैसे ही 1 2 लिया, मुझे 2 1 लेना पड़ेगा। लेकिन अभी मेरी एक बात ध्यान से रखो, आपने क्या किया, ये रिलेशन में जो चौथी पैर है, फोर्थ नंबर की पैर, किसने बोला कि 1 2 ही लो? हो सकता है 1 3 भी ले सकते हो, 2 2 3 भी ले सकते हो। तो ये फोर्थ नंबर पे कंडीशन बनेगी, चाहे आप 1 2 भी ले सकते हो, चाहे उसको आप 1 3 भी ले सकते हो, और या तो आप उसको 2 3 भी ले सकते हो। लेकिन जैसे ही 1 2 लिया, मैंने 2 1 लिया और मिनिमम रिक्वायरमेंट पे उसको क्लोज किया। बेटा ये आप चेक करना, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो दूसरा। तीसरा रिलेशन R3, उस पे सीधे यहाँ पे नहीं जंप लगाना है, पहले इसकी जगह ये डाल के भी देखो, तो अगेन वो भी आएगा 1 1 2 2 3 3, 1 3 उसका उल्टा 3 1, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। R4 1 1 2 2 3 3, 2 3 उसका उल्टा 3 2, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और लास्ट क्या होगा पता है? R5। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, 1 1 2 2 3 3, दो दो पैर लूंगा, 1 2 तो 2 1 लेनी पड़ेगी, 2 3 तो 3 2 लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये लिया तो आपको पता है, अभी आगे वाले क्वेश्चन में हमने देख रहा था कि ये 4 पैर ऐड करने पे हमको ट्रांजिटिव नहीं मिला था, यानी कि हमको जितनी भी पैर है वो सारी इसमें ऐड करनी पड़ी थी। तो 1 3 और 3 1 भी हमें डालना पड़ेगा। तो सेट A 1 2 3 पे टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम इक्विवेलेंस रिलेशन हमें 5 मिलेंगे, 1 2 3 4 5। लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं था कि इसको कंटेन करो। और सबसे लास्ट क्वेश्चन दैट इज वेरी वेरी टफ, समझो।
सेट यही है 1 2 3। कंटेन किसको करना है, ध्यान से समझना, 1 2 और 1 3 को कंटेन कंपलसरी आपको करना है। 1 2 एंड 1 3 को रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। चलो मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको रिलेशन बनाना है। चलो बना देते हैं, उसमें क्या है। चलो सबसे पहले जो अपन रिलेशन लिखेंगे उसमें रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 आप पुट कर दो बेटा। किसको कंटेन करना है, 1 2 1 3 को तो कंटेन करना ही है। उसका ऑपोजिट ले लो, उल्टा ले लो, 1 2 का 2 1 1 3 का 3 1 और सीधा मिनिमम रिक्वायरमेंट पे बंद कर दो, गेट बंद कर दो, बस गेट बंद कर दो। आपको पता ही है अगर ये तीन है रिफ्लेक्सिव, इसका उल्टा इसका उल्टा इसका और इसका उल्टा, ये चार नई पैर से ये ट्रांजिटिव नहीं बनता है। दिखा देता हूँ, 2 1 1 3, देखो यहाँ पे 2 1 1 3, तो नई पैर आएगी 2 3 2 3, इसमें कहीं पे भी नहीं है। तो ये जो एक रिलेशन है वो इसको कंटेन कर रहा है, जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। और आप इसमें ऐड करने गए कोई भी पेयर, मान लो आप कौन सी बच गई है, 1 3 नहीं, 1 3 नहीं, कौन सा बचा है, 2 3। अगर आप 2 3 ऐड करने गए तो 3 2 भी ऐड करनी पड़ेगी, तो 9 की 9 पैर इसमें आ जाएगी, तो फिर तो ये ट्रांजिटिव भी बन जाएगा। ठीक है, तो मैं वैसे तो बोला था सबसे टफ क्वेश्चन, लेकिन समझने के बाद सबसे इजी भी क्वेश्चन यही है। चलो, किसी को कोई डाउट? अब जो मेरा पढ़ाना था वो खत्म हो गया, पक्का ना?